हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग फंक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख चुके हैं और हाउ टू डिक्लेयर ए फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाई वी नीड फंक्शन इन सी, फंक्शन का सी प्रोग्रामिंग में क्यों आवश्यकता पड़ा, इसका क्या रोल है, उसके बारे में समझेंगे। और फाइनली देखेंगे रिकर्सन क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसे प्रोग्राम में ज़्यादा हेल्पफुल होता है या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम को रिड्यूस करता है, कोड ऑफ प्रोग्राम को रिड्यूस कैसे करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट डू मीन बाय मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, व्हाई वी नीड फंक्शन इन सी और कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन। फाइनली लास्ट में आपको बचेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो इसको जो हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग जो है ना जो फंक्शन कवर कर चुके हैं वो देखिए व्हाट इज फंक्शन यहाँ पे है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन हो चुका है। आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में सबसे पहले समझना है कि मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूलर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं तो उन जो छोटा सा पार्ट होता है उसको मॉड्यूल कहते हैं। यहाँ भी जब हम लोग प्रोग्रामिंग देख रहे हैं तो एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे, वो छोटे छोटा पार्ट्स का हो जाएगा आपका मॉड्यूल हो जाएगा। और उस मॉड्यूल का जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसे कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो इसका बेसिक जो डिफिनेशन आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, हम लोग पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम। कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें आप जो है ना सब डिवाइडिंग करते हैं एक बड़े प्रोग्राम का सेपरेट सब प्रोग्राम में। ठीक है, एक लार्ज प्रोग्राम आपको मिलेगा, उसको जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे बांटे, तो देखिए ये प्रोग्राम आपका एक लार्ज प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना, इसको जो है ना आप छोटे से पार्ट्स में एक बांट लिए, एक दूसरा बांट लिए। इससे फायदा क्या होगा कि इसको जो है ना आप अलग अलग पर्सन के माध्यम से इस प्रोग्रामिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, उनको देखा और एक बार लास्ट में इकट्ठा कर लेंगे। तो छोटे छोटे जो ये मॉड्यूल में बांट लेते हैं तब काम क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि ये कई आदमी से आप काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बांटने का उसी को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में बांटने के प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब बात आता है कि ये हम लोग बांटते क्यों हैं, क्या इसका क्या रोल है और इससे क्या हमें फायदे मिलते हैं इसको सब डिवाइड करने से। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये मॉड्यूल इज सेपरेट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। मॉड्यूल जो होता है ना वो सेपरेट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। वी कैन डिवाइड सी प्रोग्राम इन स्मॉलर मॉड्यूल्स। आप जो है ना सी प्रोग्राम को स्मॉलर मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सी जो है ना इस टेक्निक को सपोर्ट करता है। अब इसका एडवांटेज देखिए, मॉड्यूल्स वंस क्रिएटेड, एक बार आप मॉड्यूल क्रिएट कर देते हैं, कैन बी री यूज इन अदर प्रोग्राम। तो उस मॉड्यूल्स को आप किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। आप जितना बार चाहें उतना बार उसको यूज करते हैं। इसका जो बेस्ट एडवांटेज है क्या कि एक बार आप एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और आप जिस प्रोग्राम के लिए क्रिएट किए उसमें भी यूज किए और किसी अदर प्रोग्राम में भी आप उसको यूज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट एडवांटेज हुआ किसका, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। आप एग्जांपल में देखेंगे कि जब आप किसी कैलकुलेटर के प्रोग्राम को लिखते हैं तो कैलकुलेटर में क्या होता है आपका, जनरली जो है ना एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये चार मॉड्यूल जो है ना अलग अलग आप बांट लेंगे और चार प्रोग्रामों को आप दे देंगे और चारों प्रोग्रामों से आप जो है ना प्रोग्रामिंग करवा करके आप उसको अपने पास रख लेंगे। अब मान लेते हैं कि ये एडिशन का प्रोग्राम है तो आप इसको लिखे कैलकुलेटर के लिए, लेकिन इस मॉड्यूल को आप कहीं और किसी और प्रोग्राम में भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं और अगर एडिशन करना वहां भी यूज कर सकते हैं और वन टाइम्स नहीं मल्टीपल टाइम्स इस मॉड्यूल से आप एडिशन परफॉर्म
कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसका जो है ना बेस्ट फीचर्स होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। और इसमें क्या पॉइंट्स निकल जाता है, देखिए जब आप छोटे-छोटे पार्ट से बना देते हैं तो उसमें से एरर निकालना आपके लिए क्या होता है, आसान होता है, ठीक है? और जब आप एरर निकाल लगे हैं आसानी से, तो उसे आसानी से रिज़ॉल्व भी कर पाएँगे, आसानी से उसको करेक्ट कर पाएँगे, दैट मीन्स कि डिबग कर पाएँगे। तो ये कुछ फ़ायदे हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। और जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में 4 मार्क्स से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या व्हाट इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? तो आप इस पॉइंट को वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो गया व्हाई वी नीड फंक्शन इन सी। फंक्शन का सी प्रोग्रामिंग में क्या आवश्यकता है? क्या इसको यूज़ करने से हमें कुछ फ़ायदे होते हैं? क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है सी में फंक्शन का? उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि क्यों यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है 4 मार्क्स में। तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिया गया है। यहाँ पे फंक्शंस आर यूज्ड बिकॉज़ ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस दिए गए हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि बाय यूजिंग फंक्शन, फंक्शन जब यूज आप करते हैं तो वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक। मतलब कि एक ही लॉजिक को आपको बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लिखे, आप उसको मल्टीपल टाइम्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, कभी भी, कहीं भी। कोड अगेन एंड अगेन इन सी प्रोग्राम, यानी कि आपको रीराइटिंग सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट हो गया। सेम अगर इसका सिनोनिम कहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना डुप्लीकेट्स को अवॉइड करता है, यानी कि डुप्लीकेशन एक ही चीज को बार बार लिखने के अलाउ नहीं करता है। बोलता है आप एक बार लिखिए और उसे बार बार यूज कीजिए, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। अब ये रीयूजेबिलिटी क्या है? रीयूजेबिलिटी का मतलब हो गया कि आप एक बार उस मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं या फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी हो गया। कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में समझेंगे, जो पेन आपका आता है एक लिखो को आता है जो 2.5 या 3 रुपए में लेते हैं, उसका रिफिल खत्म हो गया, उसको फेंक दीजिए, फिर दूसरा पेन लीजिए, तो वो रीयूजेबल नहीं हुआ। वैसा पेन जिसमें आप रिफिल चेंज कर लें, या जैसे मार्कर हो गया कि आप इंक डालते हैं, यूज करते हैं, तो ये सब क्या हो गया, रीयूजेबल हो गया। जिस इंस्ट्रूमेंट को या जिस वस्तु को आप बार-बार यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रीयूजेबल है, ठीक है? तो ये हो गया इसका मेन अचीवमेंट है फंक्शन का कि एक बार बनाते हैं और बार-बार यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। आपके कोड का रीडेबिलिटी क्या होता है, इससे बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ये इसका एडवांटेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है improves the reusability of code. Same function can be used in any program rather than writing the same code from scratch. कहा जा रहा है कि improve होता है इसका reusability से। क्या फायदा होता है कि सेम फंक्शन आप लिखते हैं किसी और प्रोग्राम के लिए, लेकिन उस फंक्शन को आप किसी अदर प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी अदर प्रोग्राम में भी, फिर उसके बाद किसी और अदर प्रोग्राम में भी उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि आप एक पेन खरीदते हैं क्लास में नोट्स बनाने के लिए, और वहाँ पे जो है ना आपका रिफिल खत्म हो गया, तो उसको रीयूज, यानी कि आप फिर से रिफिल भर के उसको घर पे भी आप फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, या कोई एप्लीकेशन लिखने में यूज कर सकते हैं, या एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप एक बार वो पेन ले लिए, अगर वो रीयूजेबल है तो आप उससे क्लास भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं और एग्जाम भी देते हैं, तो हर जगह वो यूज में आता है। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिबगिंग ऑफ द कोड वुड बी इजियर। कि आप छोटा सा मॉड्यूल बना देंगे, यानी कि फंक्शन, अलग अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसमें जो डिबगिंग होता है वो इजी होता है। अब डिबगिंग का मतलब क्या होता है, आपको पहले बता चुके हैं कि बग मीन्स होता है एरर, बग मीन्स एरर, और डीबग मीन्स होता है करेक्ट द एरर, करेक्ट द एरर। एरर को करेक्ट करना डीबग कहलाता है, और बग क्या आता है, एरर होता है। तो डीबगिंग यानी कि एरर को करेक्ट करना क्या होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन आप बना लिए हैं उसको। इफ यू यूज फंक्शन, अगर आप फंक्शन यूज करते हैं, एज एरर्स आर इजी टू बी ट्रेस्ड,
तो उसमें से आपको एरर निकालना भी आसान है और एरर को करेक्ट करना भी आसान है, यानी कि बग फाइंड करना और डिबग करना दोनों क्या होता है, आसान होता है किसमें, फंक्शन में, यदि आप फंक्शन का यूज करते हैं तो। एंड लास्ट पॉइंट कहा जा रहा है इसमें, रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड, होता है कि आपके प्रोग्राम के साइज जो होता है ना, रिड्यूस होता है फंक्शन का आप यूज करते हैं तब। क्यों? क्योंकि आप एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं और मल्टीपल टाइम मल्टीपल प्लेस पे जो हम आप उसको यूज कर लेते हैं, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो जहां आप मान लीजिए कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप फंक्शन उसी सेम चीज को कहीं कोडिंग करते और एक ही कोडिंग किए और 3 जगह आप उसको यूज किए, तो जो कोडिंग करते हैं उसका तो प्लेस बच गया, स्पेस बचा, तो कहता है आप एक कोड के साइज को क्या होता है, रिड्यूस करता है कौन, फंक्शन। Duplicate set of statements are replaced. Duplicate set of statements होता है ऑटोमेटिकली रिप्लेस होता है बाय फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल करते हैं तो जो भी डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया कि क्यों हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं सी में। पहला पॉइंट कि सेम लॉजिक को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि इससे क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी इसका जो है ना ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार आप कोडिंग करते हैं और बार बार उसको यूज कर देते हैं। ये आपके कोड के रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। एक ही फंक्शन को आप एक प्रोग्राम के लिए लिखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम उसको यूज कर लेते हैं, और इसमें क्या होता है कि एरर को फाइंड करना और उसे करेक्ट करना, यानी कि बग एंड डिबग करना क्या होता है, आसान होता है। इसमें जो है ना, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो डुप्लीकेट स्टेटमेंट जो होता है ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिप्लेस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के साइज यानी कोड का साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखेंगे, तो आपका एग्जाम में जो है ना कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, व्हाट इज रिकर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जरूरी भी है इसे समझना। हम लोग देखे हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, ध्यान से समझेंगे, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो आप ये कहेंगे कि यार सर कि एक फंक्शन क्या अपने आप को भी कॉल कर सकता है, तो हाँ, ऐसा सी प्रोग्रामिंग में है। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, ध्यान से सुनेंगे, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे तो उस फंक्शन को कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन, और ये टेक्निक रिकर्सन कहलाता है। अब कोई अपना एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, कैसे, तो उसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में देखेंगे। तो ये रिकर्सन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि एक फंक्शन है जो खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, कितना बार, तो मल्टीपल टाइम्स, आप जितना बार चाहें उतना बार कॉल कर सकते हैं। अब उसके इनफाइनाइट लूपिंग को रोकने के लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। कहा जा रहा है कि ये फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे उसे कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज रिकर्सन, और जो ये टेक्निक है उसे कहेंगे रिकर्सन। इसमें होता क्या है वो देखिए, recursion is the process of repeating items in a self similar way। क्या कह रहा है कि रिकर्सन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सेम आइटम को, सेम टेक्निक को क्या होता है, सिमिलर वे, सेम तरीके से जो है ना रिपीट करते रहता है, यानी कि तरीका वही है और उसी को बार बार कर रहा है। तो उसे कहते हैं हम लोग कि ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रिकर्सन हो रहा है। थर्ड पॉइंट हो गया कि द रिकर्सन कंटिन्यू अंटिल सम कंडीशन इज मेड टू प्रिवेंट इट। रिकर्सन तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि कोई ऐसा कंडीशन न मिले जो उसे रोके, तब तक वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है ना, वो लगातार जब तक उसका कंडीशन ट्रू हो रहा है वो अपना कॉलिंग होते रहेगा। जब उसका जो है फॉल्स हुआ कंडीशन, तब रिकर्सन क्या हो जाएगा, रुकेगा और बाहर आ जाएगा ब्लॉक ऑफ बॉडी से। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, टू इम्प्रूव इनफाइनाइट रिकर्सन if else statements can be used where one branch makes the recursive and other doesn't। कहा जा रहा है कि अगर आपको इनफाइनाइट रिकर्सन को अगर रोकना है, प्रिवेंट करना है,
तो आप यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को, जिसमें कि इफ स्टेटमेंट में आप रिकर्सिव कॉल को यूज करेंगे और एल्स स्टेटमेंट डजंट, यानी कि जब तक इफ का कंडीशन मैच करेगा रिकर्सिव कॉल होते रहेगा फंक्शन का, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा एल्स में चला जाएगा और लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इफ एल्स आप ऑब्जेक्टिव में ध्यान रख सकते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्सन, और ऑप्शन में आपको इफ एल्स मिलेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट पॉइंट का जा रहा है रिकर्सिव फंक्शन आर वेरी यूजफुल टू सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उनको सॉल्यूशन के लिए आपको रिकर्सन फंक्शन बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। जैसे कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, सेम चीज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो क्या होता है इसमें जो है ना, हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, जनरेटिंग फिबोनाची सीरीज, जनरेटिव फिबोनाची सीरीज में क्या करते हैं हम कि हम लोग वही प्रोसेस करते हैं, यानी कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं और नेक्स्ट टर्म को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और वही प्रोसेस होते रहता है कंटिन्यू। तो यहाँ भी आपको रिकर्सन का यूज करके आप आसानी से इस प्रोग्राम को सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स हो गए फंक्शन में, जिसको हम लोग कवर कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, उसको हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका जो है ना फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।